गुड इवनिंग, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में साथियों हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ग्रिफिथ ने बताया था कि कोई चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था। और उन्होंने जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यह भी देखा था पिछले लेक्चर में कि McCarthy, मैकलियार्ट और एवेरी साहब ने इस प्रयोग को आगे की तरफ बढ़ाया था और ये सिद्ध किया था कि DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन फिर भी उस ज़माने में इतना ध्यान नहीं दिया गया और तमाम वैज्ञानिक यहाँ इसी उलझन में रहे कि ये DNA हेरिडिटी मटेरियल है या प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल है। इस गुत्थी को आगे चल करके हार्से एंड चेज नाम के वैज्ञानिकों ने इसको सुलझाया है। आज हम लोग उन्हीं के प्रयोग को देखेंगे और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि DNA इज द हेरिडिटी मटेरियल। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि हार्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट क्या है। हार्से एंड चेज, हार्से एंड चेज नाम के दो साइंटिस्टों ने इस गुत्थी को सुलझा दिया कि हमारा DNA हेरिडिटी मटेरियल है या प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल है। तो इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग में इन्होंने क्या किया, ऐसी चीज को चुना जो DNA में हो और ऐसी चीज को चुना जो प्रोटीन में पाई जाती हो। तो इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया। इनके प्रयोग की आज हम लोग देखेंगे। इन्होंने एक चीज़ लिया, ई कोलाई, हम लोग जानते हैं इशर्सिया कोलाई, इस बैक्टीरिया को लिया, ठीक है। और दूसरा इन्होंने टीटूफाज, ये वायरस होते हैं। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया से भी छोटे वायरस होते हैं। तो जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन देते हैं या इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, इसे हम बैक्टीरियोफाज, देखिए नाम से स्पष्ट है। या इसी को हम कहते हैं जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी मतलब जीवाणु को अपना भोजन बना लेते हैं। ऐसे वायरस को हम जीवाणुभोजी वायरस कहते हैं या बैक्टीरियोफाज कहते हैं। इशर्सिया कोलाई बैक्टीरिया को आप जानते हो और बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज या जीवाणुभोजी। तो इन्होंने क्या किया, टीटूफाज नाम के जीवाणुभोजी को लिया। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये हेक्सागोनल इस तरह से इसकी शेप होती है। थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ देखेंगे, और ये इंड होता है इसका और इस पे इस तरह से इसकी टेल यानी पूंछ लगी रहती है। तो इस बैक्टीरियोफाज को इन्होंने लिया और इसके अंदर जो है एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इन्होंने बड़ी सावधानी के साथ इसको देखा कि ये जो हमारा इसका कोट है इसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड यह प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और ये अंदर जो मटेरियल था यह इसका DNA था। और यह टीटूफाज नाम का बैक्टीरिया है या इसकी टेल है, जीवाणुभोजी है, वायरस है। इस तरह की इसकी शेप होती है। अब इसको इन्होंने चुना और ई कोलाई को चुना। इन्होंने यह देखा कि इसके अंदर मात्र दो ही चीज पाई जा रही है, एक हमारा है प्रोटीन और दूसरा है DNA। तो इन्होंने, और यही तो चल रही थी बात कि प्रोटीन हमारा हेरिडिटी मटेरियल है कि DNA हमारा हेरिडिटी मटेरियल है। इसीलिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसी को चुना ताकि इसके अंदर DNA भी मौजूद है और प्रोटीन भी मौजूद है। अब देखना ये है, और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट भी करता है। तो इसको इन्होंने लिया कि अब इस पे इन्फेक्शन करा के हम देखते हैं कि DNA हेरिडिटी मटेरियल हो रहा है या प्रोटीन, यानी इसका जो कैप्सिड वाला पोर्शन है वो हेरिडिटी मटेरियल है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में हम जानते हैं कि जो हमारा DNA होता है, DNA का पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तमाम बातें की हैं कि BSP से मिलकर के बना होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी उसमें पेंटोज शुगर होती है
और नाइट्रोजनस बेस होते हैं और एक फास्फोरस ग्रुप होता है, यानी सल्फ्यूरिक फास्फोरिक एसिड की हम लोगों ने बात की थी। तो वो चीज़ डीएनए का मेन पार्ट होता है। इसी बात को ध्यान में रख करके इन्होंने क्या किया, डीएनए के अंदर इसको डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, P32 नाम का रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया, क्योंकि यह फास्फोरस जो है डीएनए का पार्ट होता है। ठीक। अब प्रोटीन की देखिए भाई, प्रोटीन में हम जानते हैं कि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिल करके बने होते हैं। तो बहुत से अमीनो एसिड्स हैं जिसमें सल्फर इन्होंने S35 को लिया। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन में S35 नाम के रेडियो एक्टिव आइसोटोप को लिया और डीएनए के लिए P32 नाम के आइसोटोप को इन्होंने लिया। अब हम जानते हैं कि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिल करके बने होते हैं और प्रोटीन जो है बहुत से एमिनो एसिड है, इसमें सल्फर हमारा उसका कंपोनेंट होता है, या यूं कहें कि प्रोटीन में सल्फर पाई जाती है, यानी सल्फर कॉन्टेनिंग होता है। इस प्रोटीन के अंदर फास्फोरस नहीं पाई जाती है और ठीक इसी तरह से डीएनए के अंदर सल्फर नहीं पाई जाती है। इसलिए इन्होंने इसको चुनाव किया था कि दोनों में मिक्सिंग ना हो। अब इन्होंने क्या किया, ये जो हमारा बैक्टीरियोफाज था, यानी जीवाणुभोजी, जो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको जीवाणुभोजी कहते हैं, इसको इन्होंने चुना। अब देखा इन्होंने कि डीएनए भी है और प्रोटीन भी है, और यहाँ इन्होंने डीएनए और प्रोटीन नाम का आइसोटोप भी ले लिया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक सपोज कर लीजिए एक मीडियम ले लिया, सपोज कर लीजिए कि हम कल्चर मीडियम ले ले रहे हैं, और इसमें इन्होंने क्या किया, ये कल्चर मीडियम है हमारा, मान लीजिए इसमें यस दो तरह का हम लेते हैं, इसमें यस मान लीजिए S35 को ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए ये सल्फर वाला है। ठीक है भाई, और इस सल्फर वाला जो मीडियम है, इस मीडियम में हम ई कोलाई को डाल दे रहे हैं, ई कोलाई इसमें पड़ गई। ठीक, और इसमें बैक्टीरियोफाज भी डाल दिया, यानी T2 बैक्टीरियोफाज। तो ई कोलाई और T2 बैक्टीरियोफाज इसके अंदर पहले वाले ए सैंपल में सपोज कर लीजिए मिला दिए गए। ठीक है, यहां पे पहली कहानी हो गई भाई। दूसरे में इन्होंने क्या किया, दूसरे में इसमें भी T2 फाज डाला, ई कोलाई डाला, लेकिन इसके मीडियम को क्या किया, इस बी वाले मीडियम को इन्होंने S35 के बजाय P32 दे दिया। अब देखिए होगा क्या, तो हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के ऊपर हमारा ये वायरस अटैक करता है, और अटैक करने में आप जानते हैं कि इसके महत्वपूर्ण जो चरण होते हैं AIRL, यानी सबसे पहले एडहेशन होगा, एडहेशन ये चिपकेगा, और फिर इन्वेजिनेशन इसके अंदर प्रवेश करेगा, फिर जाके तब वो रिप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करेगा, और बाद में लाइसिस करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात आप जानते हैं। और हम जान रहे हैं कि जो हमारा वायरस होता है उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब भी इसको लिविंग का कैरेक्टर शो करेगा, जब भी तब भी इसको लिविंग होस्ट सेल चाहिए। विदाउट लिविंग होस्ट सेल इट इज नथिंग बट लाइक ए पार्टिकल, ये एक पार्टिकल की तरह है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसको लिविंग होस्ट सेल देनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि जैसे ये हमारा है, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरियल सेल पे जब यह वायरस जो जीवाणुभोजी है यानी बैक्टीरियोफाज जब इस पे आक्रमण करेगा तो क्या होगा भाई, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हमारा कैप्सिड है प्रोटीन का, हम लोग जानते ही हैं।
ठीक। तो जैसे ही ये इंटर करता है, इसकी अपनी कोई मेटाबॉलिटिकली मशीन तो है नहीं। अब ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर पाए जाने वाले जो उसका डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन सिंथेसिस जो भी कुछ होना है, उसके अंदर जब एंट्री करता है तो ये इसको हाईजैक कर लेता है और इसकी मशीनरी का यूज करता है। जैसे फिल्म में आप देखे होंगे कि वो वैज्ञानिकों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम हम जो गुंडे होते हैं और पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे लिए जो है परमाणु बम बनाओ, तुम सरकार के साइंटिस्ट हो तो सरकार के लिए बनाते थे अब तक, लेकिन अब हमारे अंडर में हो, तुम हमारे लिए बनाओ। तो वो मजबूर करते हैं, अपने लिए बनवाते हैं। तो उसी तरह से जब ये वायरस हमारा इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये इसके मशीनरी को यूज करता है। अब हम यह बात जानते हैं, पहले यह पता नहीं था कि डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल एक प्रोटीन है, अभी हम लोग समझते हैं। तो हम जनरल सी बात आज जानते हैं कि जब यह इसका प्रोटीन वाला इंटर, अक्सर हम जानते हैं कि डीएनए वाला जो पोर्शन है यही इसके अंदर इंटर करता है और इंटर करने के बाद इसके जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, यानी एक बैक्टीरिया के जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसको प्रेरित करता है कि तुम मेरा डीएनए बनाओ। और ये इसके जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है इसको बनाते हैं और बाद में इसका प्रोटीन वाला यानी खोल भी बनवाते हैं। तो यानी इस तरह से यह बैक्टीरियोफाज जो है अपना पूरा अंदर बना लेता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर एडेशन होगा, उसके बाद इसके अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद अपना मतलब रिप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लाई करता है रैपिडली, और रैपिडली करने के बाद इसकी खोल वगैरह सब बनवा लेता है। बनवाने के बाद इसको लाइसिस कर देता है, बर्स्ट हो जाता है। इस तरह से बैक्टीरियोफाज जो है रिलीज हो जाता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो अब हुआ क्या, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से इस प्रयोग को किया और देखिए क्या किया इन्होंने। तो ये बात तो आप समझ गए कि इसके अंदर इन्होंने इकोलाई को ले लिया और T2 और S35 दे दिया, और इसके अंदर B वाले में T2 और इकोलाई लिया और P35 यहाँ मीडियम दिया। हम जानते हैं कि जब इस T2 पहले वाले में सोचिए, जब इस T2 बैक्टीरिया का इसके ऊपर T2 का यानी इकोलाई नाम के बैक्टीरिया पर जब इन्फेक्शन होगा तो हम जानते हैं कि इसके अंदर अब कोई न कोई चीज़ घुसेगी। तो भाई प्रोटीन घुस रहा है कि डीएनए घुस रहा है, ये चीज़ हमें देखनी है। अब देखिए, जब इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया तब इन्होंने क्या किया, इस इन्फेक्टेड जो ये हमारा इन्फेक्टेड पोर्शन था इसको अब लिया। आप सपोज कर लीजिए कि इस टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया, ठीक है, और इसका वेइंग कर दिया, ब्लेंडिंग किया, मतलब तेजी के साथ इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, घुमाया। तो घुमाने से हुआ क्या, अब ध्यान से देखिएगा। आप जानते हो कि जब इसको घुमाया जाएगा तो जो वजनी होगा वो नीचे की तरफ बैठेगा और जो थोड़ा हल्का होगा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसमें यह देखा गया कि जो हल्की चीज़ें थीं, और इसलिए भी घुमाया गया ताकि जो ये अभी हम लोगों ने देखा कि जो ये प्रोटीनियस कोट थी, ये प्रोटीनियस कोट ये अलग हो जाए और जेनेटिक मटेरियल जो इस बैक्टीरिया के अंदर घुस गया है ये अलग हो जाए। यह भी मकसद था कि ये अलग टूट करके अलग हो जाए। तो जब वेइंग किया गया इनको, तो जब अलग हुए तो अलग में यह देखा गया कि जब इसके अंदर हम लोगों ने ये मान लीजिए ये जो कोट थे ये थोड़ा लाइटर थे, हल्के थे। प्रोटीनियस कोट क्या थे भाई, थोड़े लाइटर थे, हल्के थे, तो ये ऊपर रह गए। और जो बैक्टीरिया, ये इकोलाई जो बैक्टीरिया था ये नीचे की ओर बैठ गया। ये कहानी चल रही है S35 की भाई, ठीक है। और ये हमारे है प्रोटीन, आप जान ही रहे हो कैप्सिड वाला पोर्शन है, एक तरफ ये कहानी है। अब इसका मतलब जब इसको अध्ययन किया गया, डिटेक्ट किया गया, तो ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर अगर डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होगा, ठीक, तो भाई दूसरी चीजें होंगी, और अगर ये प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल है तो उसके अंदर वो आना चाहिए। तो जब इन्होंने डिटेक्ट किया, रेडियो एक्टिविटी को देखा, तो जब इस पहले वाले के अंदर रेडियो एक्टिविटी मेजर की गई तो पाया यह गया
कि Yas-35 जो था, यही हम लोग जान रहे हैं कि इसके अंदर दिया गया था, और यह Yas-35 रेडियो एक्टिव था, ठीक। और ये हम जानते हैं कि प्रोटीन कोट को, यानी प्रोटीन से रिलेटेड है ये, यानी प्रोटीन होना चाहिए। तो अब ये जो इसके अंदर घुसा है, अगर इसके अंदर से ये रेडियो एक्टिविटी निकल के आ रही है तो इसका मतलब प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल। और इसके अंदर ना आकर के अगर ये कैप्सिड के अंदर आ रही है तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल ये नहीं है, इसके अंदर इशर्सिया कोलाई इन्फेक्ट नहीं हुआ है, ये नहीं आई है। तो जब इन्होंने इंजेक्ट किया, ये जब इसका ऑब्जर्वेशन किया तो यह देखा कि जो Yas-35 जो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी की जो बात चली थी, वो इन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया के अंदर Yas-35 नहीं आए थे। वो रेडियो एक्टिविटी कहां पाई गई भाई? इसके अंदर, ये प्रोटीन के अंदर पाई गई, यानी ऊपर पाया गया, यानी इसके अंदर वो चीज प्रवेश नहीं की। तो इससे इन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, ये प्रोटीन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर प्रोटीन होता जेनेटिक मटेरियल तो इस इशर्सिया कोलाई के अंदर रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस पाए जाने चाहिए थे, वो Yas-35 टाइप का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। तब इसके बाद से इसको इन्होंने क्या किया, चलो भैया इसको अब देखते हैं। इसको भी उन्होंने वही टेस्ट ट्यूब में लेकर के इसको भी वेइंग किया, यानी इसको भी सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तो यहाँ देखें क्या हुआ, यहाँ भी आप जानते हैं कि वही कहानी हुई। कैप्सिड हमारे जो थे वो हल्के थे, तो कैप्सिड हल्के थे तो क्या हुआ भाई, ये जो है ऊपर की तरफ रह गए और बैक्टीरिया जो है नीचे की तरफ रह गया। तो इन्होंने यह देखा कि जब इसको डिटेक्ट किया तो इसके अंदर ये ऊपर में रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, यानी जो खोल था हमारा नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। लेकिन जब ये बैक्टीरिया को देखा गया तो इसके अंदर क्या हुआ, P35 प्रेजेंट था, यानी रेडियो एक्टिव था, ये रेडियो एक्टिव था। तो इस तरह से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि डीएनए भाई फास्फोरस से लेवल होता है, उसके अंदर फास्फोरस पाई जाती है। भाई जो जिसका साथी होगा वही तो उसके पास जाएगा, फास्फोरस डीएनए का साथी है तो डीएनए के पास जाएगा, सल्फर प्रोटीन का साथी है तो सल्फर के साथ प्रोटीन के साथ जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इशर्सिया कोलाई के अंदर जो उसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो P35 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए गए और इस कैप्सिड के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं शो हुई। इस तरह से हर्शे एंड चेज ने इस सिंपल से प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। अगर डीएनए हेरिडिटी मटेरियल ना होता तो इस इशर्सिया कोलाई के अंदर यह जो है हमारा रेडियो एक्टिविटी यानी P35 का नज़ारा ना मिलता। ये रहा हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसके माध्यम से उन्होंने सारे भ्रम को दूर कर दिया कि प्रोटीन हमारा हेरिडिटी मटेरियल नहीं है, बल्कि डीएनए ही जो है हेरिडिटी मटेरियल है। तो एक बार पुनः इसको रिवाइज करा देता हूं। इन्होंने क्या किया, Yas-35 लेकर के आप जानते हैं और टिटूफाज और ई कोलाई इसके अंदर डाल करके कल्चर किया तो इन्फेक्शन हुआ। तो इसको इन्होंने फिर आप देखे आपने कि इसको वेइंग किया, फिर ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, और जब इसका डिटेक्शन हुआ तो कैप्सिड के अंदर इसके अंदर रेडियोएक्टिविटी पाई गई, इसके अंदर कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं पाई गई। इसका मतलब प्रोटीन के अंदर जो है रेडियोएक्टिविटी है, यानी वो ऊपर ही रह गया, इसके अंदर इस कोलाई के अंदर तो पाया नहीं गया भाई। तो इसका मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोलाई के कोलाई के अंदर P35 नाम का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया गया। इसका मतलब, और यह डीएनए से रिलेटेड है, यानी फास्फोरस डीएनए का पार्ट है। अगर डीएनए का पार्ट है तो यह इशर्सिया कोलाई के अंदर पाया गया है। इसका मतलब यही हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यानी यही जो है हेरिडिटी मटेरियल का काम कर रहा है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हर्शे एंड चेज। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपके समझ में आ गई होगी। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।